क्या ध्रुव राठी को क्रेडिट मिलना चाहिए? एनडीए की सीट कम आई उसमें। कोई भी कंटेंट क्रिएटर प्योरली न्यूट्रल नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार वैसे ही सबके अकॉर्डिंग पलटू राम है, ठीक है, वो पार्टी बदल लेते हैं उनके फ़ायदे के लिए। बट क्या हुआ, 93 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में आए और इन्होंने एक नारा भी लगाया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो सामने ओपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे? क्या जेन्युइनली पहले तो स्ट्रॉन्ग हुआ है? लोकसभा इलेक्शंस 2024 को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं, आई वुड से द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो देख, कहा जाता है ऐसा कि इनफैक्ट मैंने अपने पापा से ही सुना है कि उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश में जैसे 18-19% मुस्लिम वोट बैंक है और वो सीधा सीधा जाता है कांग्रेस और बाकी रीजनल पार्टीज़ के खाते में। चंद्रबाबू नायडू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हैदराबाद को एक आईटी हब बनाने में। सर, मुझे पर्सनली योगी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं। योगी जी का फ्यूचर क्या है? तो नमस्ते धर्मराज, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए खूब खूब धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, अभी तो खैर इलेक्शन के बाद थोड़ा सा आराम है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम तक ऐसे टॉपिक्स पे टॉपिक्स एंड आते जा रहे थे, सो कंटेंट क्रिएशन के लिए काफ़ी हेक्टिक था। और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। जैसे बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं ना, आपका भी सीज़न चल रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। तो सर, स्टार्ट करते हैं आपके बैकग्राउंड से कि आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से आपको आइडिया आया डिकोडिंग डिप्लोमेसी के बारे में, और क्या मोटिवेशन है आपका इसके पीछे? ये ना टाइम था 2023 पे, फरवरी मार्च के आसपास। तो यूथ वाज गेटिंग इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स। और अगर तुम्हें पता हो कि एस जयशंकर सर के काफ़ी स्टेटमेंट्स वायरल हो रहे थे ऑल ओवर इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अपना इंटरेस्ट तो था ही जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा भी। सो आई कॉन्टेक्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड ध्रुति, जो कि पेज पे मेरी पार्टनर है, एंड शी वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स। तो मैंने उसको आइडिया बताया कि यार वाई नॉट क्रिएट कंटेंट ऑन जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़। और क्योंकि यूथ इंटरेस्ट ले रहा है तो चलेगा शायद। सो शी वॉज लाइक कि हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। एंड देन वी स्टार्टेड। और क्या हो रहा था ना कि उस टाइम पे देख, बहुत सारी क्रिएटर्स क्या था कि यूपीएससी को स्टिक कर रहे थे कि अगर कंटेंट बना भी रहे हैं तो वो यूपीएससी पर्पस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस के लिए। बट हमारा ऐसा था कि हमें नहीं, फॉर यूथ, और हमारा एक कि नहीं, यूपीएससी पर्पस के लिए नहीं, जस्ट टू डिस्कस अमंग द यूथ्स कि हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। क्योंकि देख, फ़र्क पड़ता है कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, हमें पता होना चाहिए एज अ यूथ। फिर टाइम के साथ हमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और आगे बढ़ते रहे, जियोपॉलिटिकल कंटेंट बनाया। एंड देन टाइम के साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इंडियन पॉलिटिक्स पे कंटेंट क्यों नहीं बनाते हम, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश में क्या हो रहा है ये जानना। एंड इंडियन पॉलिटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था ही। सो इंडियन पॉलिटिक्स भी फिर स्टार्ट किया कि स्टार्ट करते हैं। एंड देन ऐसा सोचा नहीं था कि यार एक साल में वी गॉट मोर देन 75K फॉलोअर्स। अच्छा, क्या बात है। तो सर, अभी डायरेक्ट हॉट टॉपिक पे ही आ जाते हैं। जैसे आपके हैंडल्स का नाम है डिकोडिंग डिप्लोमेसी, तो प्लीज़ सर हमारे व्यूअर्स के लिए भी डिकोड कर दीजिए 2024 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन। यार लोकसभा इलेक्शंस 2024 को अगर मैं एक लाइन में सम अप करूं, तो आई वुड से द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि यार देख, इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यूएसए, यूके और जो बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी तरह बिल्कुल नहीं है। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है इंडिया की डाइवर्सिटी। यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और डाइवर्सिटी हर मामले में, इन टर्म्स ऑफ कास्ट हो गया, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन हो गया। तो यार अब यूएस यूके में क्या है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ पे उनके एजेंडाज ही अलग होते हैं इलेक्ट करने के। तो अब जैसे इंडिया में फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर किसी गांव की बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है हमारी, तो अब यहाँ पर ऐसा है कि लोगों की डिमांड्स क्या है कि भैया हमारे गांव की सड़क बनी है या नहीं, हमको टाइम पे पानी आ रहा है या नहीं ढंग से, हमारे बच्चों को रोज़गार मिल रहा है या नहीं। यहाँ पर ये मुद्दे हैं। और वहाँ पर क्या, वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि यार फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम
ह्यूमन राइट्स फलाना ढिमका, सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल गांव के किसान को क्या मतलब है कि हमारे कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे चल रहे हैं। उसे तो ये चाहिए ना कि उसकी फसल की उसे सही कीमत मिले, उसके गांव की सड़क बने, उसका एक पक्का घर हो और उसके बच्चों को रोज़गार मिले। तो इस वजह से यहाँ की, और कहीं ना कहीं ये रिलीजन और कास्ट की वजह से अभी इंडिया उस स्टेज पे इंडियन पब्लिक नहीं पहुंची है जहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर और सिर्फ पॉलिसीज़ के नाम पर वोट किया जाता है। अभी भी यहाँ बहुत जातिवाद है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सारी पार्टीज करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे सिर्फ विकास और पॉलिसीज़ के नाम पे वोट नहीं मिलता है, एज सिंपल एज दैट। तो 2024 में भी, और ऐसा है कि यहाँ पर तुम इंडियन पब्लिक का जो ग्राउंड रियलिटी या सेंटिमेंट है वो ऐसे पता नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि तूने भी देखा सारे ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स में एनडीए को एक तरफा जीत मिल रही थी, बट रियलिटी क्या हुई, टोटल अपोजिट, ठीक है। मिली सरकार भले ही एनडीए की बनी, बट इतनी कम सीट्स एक्सपेक्ट नहीं की थी बीजेपी से, किसी ने भी नहीं, ठीक है। तो ये बताता है कि यार जो तुम ऊपर माहौल बना हुआ है, जो माहौल मीडिया क्रिएट कर रही है या फिर जो माहौल पार्टीज क्रिएट कर रही है, ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड सेंटिमेंट उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, ठीक है। और यही दिखाया है इंडियन पब्लिक ने। सर एक चीज़ होती है एंटी इनकम्बेंसी, एक तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा वो एक्सप्लेन करें एंटी इनकम्बेंसी होती क्या है और उसका क्या फैक्टर रहा था इस इलेक्शन के पीछे, क्योंकि थोड़ा सा तो मैं मानता हूँ कि पब्लिक बोर हो जाती है ना अपने लीडर से, तो क्या वो फैक्टर था या फिर आपके हिसाब से और मेजर फैक्टर कौन सा था ये रिजल्ट के पीछे? देख, एंटी इनकम्बेंसी का है कि पर्सनली अगर फॉर पीएम मोदी अगर देखा जाए कि 2014 में वो आए और एक वो कहा जाता था कि मोदी लहर चली, ठीक है, और वो 2014 में चली। उसके बाद में, क्योंकि देखो उसके पीछे ना एक रीज़न था, क्योंकि 2004 से 2014 तक थी कांग्रेस की सरकार और उस सरकार में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जिससे पब्लिक परेशान हो चुकी थी, ठीक है। क्योंकि 2004 में क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देश को एक जगह पे छोड़ के गई थी और फिर अगले 10 सालों में काफ़ी चीज़ें हुई, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। 2014 में अब बीजेपी ने एक नया चेहरा उतारा और इन्होंने जी जान लगा दी, तो वो मोदी लहर में जीत गए और पॉपुलैरिटी मोदी की काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। देन 5 साल तक उन्होंने, और 5 साल में भी अपोजिशन के पास काफ़ी चीज़ें थी जहाँ पर काफ़ी चांसेस थे जहाँ पर वो बीजेपी को एक टक्कर दे सकते थे, बट उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को सही से ग्रैब नहीं किया। अब 2019 में आते हैं तो 2019 में बीजेपी ने और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बीजेपी ने अकेले ही 303 सीट्स जीत ली, सो विच इज़ फिनोमिनल। अब 2024 में सीधे ड्रॉप आता है 240, ये थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी, जबकि काम अगर ऐसा देखा जाए तो अब 10 साल के बाद उनके पास काम गिनाने के लिए बहुत सारे हैं। लाइक 2019 में भी इतने नहीं थे जितने 2024 में, कि राम मंदिर बन गया, फिर करोड़ों घर दिए, फिर जो भी लाभार्थी डायरेक्ट जो पीएम आवास योजना या फिर पीएम की जितनी भी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि योजना हो गई, तो उनके पास काम गिनाने को है। बट फिर वही एंटी इनकम्बेंसी नहीं, पर्सनल पॉपुलैरिटी अगर देखी जाए तो मोदी जी की हाँ इंडिया में गिरी है। मैं ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं बोलूँगा कि गिरी है, बट हाँ इंडिया में उनको थोड़ा सा सेटबैक मिला है। बाकी इतना, क्योंकि यार अगेन ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, तो इतना मुझे लगता नहीं, क्योंकि यार 240 सीट तो अभी भी उनको जनता ने दी है। और अगर मैं वोटिंग परसेंटेज की बात करूँ ना, तो उनका वोटिंग परसेंटेज 2019 से सिर्फ लगभग 1% गिरा है। 2019 में देखा जाए तो शायद अराउंड 37% था, 37 या 38, और अभी 36-37%, तो इतना कोई भारी नुकसान हुआ नहीं है। अभी सर आ जाते हैं अयोध्या पे और यूपी पे, और क्या हुआ यूपी में, क्यों मतलब ऐसा रिजल्ट है यूपी का? यार देख, जैसा कि मैंने बोला कि इंडियन पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है
और उसमें भी अगर मैं बहुत ज़्यादा, अगर इंडियन पॉलिटिक्स में भी अगर किसी स्टेट की पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 71 सीटें आई थी। खैर उसका भी कारण था, क्या हुआ था कि पीएम मोदी ने वही वाराणसी की सीट चुनी 2014 में, और जैसा कि उनकी लहर थी और उन्होंने वही, उनको पता था। और देख, कहा जाता है ऐसा कि इनफैक्ट मैंने अपने पापा से ही सुना है कि उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टेट है, 80 लोकसभा सीटें हैं, कम नहीं होती। सो 2014 में बीजेपी को 71 सीटें आई। ठीक है, 2000, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में ये सारी पार्टीज अलग थी ना, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, इनके पास कोई भी विजन नहीं था लड़ने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। 2019 में बीजेपी की कम हुई थोड़ी सी, 71 2014 में थी और 62 हो गई 2019 में। ठीक है, तो इसके पीछे क्या, एक महागठबंधन बनाया सपा, बसपा और आरएलडी ने। ठीक है, तब भी कांग्रेस इनके साथ नहीं थी। ठीक है, कांग्रेस ने अलग से ही चुनाव लड़ा। अब 2024 में क्या हुआ है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए। ठीक है, और अगर वोटिंग परसेंटेज अभी भी देखें ना, मतलब काफ़ी लोगों को ये, अगर काफ़ी लोगों ने वोटिंग परसेंटेज पे ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस और सपा का मिलाकर वोटिंग परसेंटेज है 43%, और बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज है यूपी में 41% इस इलेक्शंस में। तो मतलब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो एक टाइम पर जहाँ कांग्रेस और सपा के वोट बंटते थे वो आपस में आ गए, और जहाँ पर अब उनके आपस में वोट मिलकर बीजेपी से ज़्यादा हो गए, तो ये इंडिया अलायंस इतनी सीटें जीत पाया। और पर्टिकुलरली अगर मैं देख अयोध्या की बात करूं, जो फैज़ाबाद सीट के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 2-3 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है यार, यहाँ अराउंड 4 लाख के करीब दलित वोट्स है। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या कि एक इंडिया अलायंस ने एक नैरेटिव चलाया कि भैया 400 सीटें मांग रही हैं, तो अगर आ गई इनकी तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया जाएगा। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इन चीज़ों से दलितों पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, और वो वोट शेयर इनका किधर चले गया, क्योंकि देख दलितों का वोट ज़्यादातर जाता था बीएसपी और बीजेपी को। ठीक है, तो इस बार वो चले गए कहाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ले गई, इन्हीं कारण, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव चलाया। उसके अलावा एक हुआ कि अयोध्या, अगर पर्टिकुलरली अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना, राम पथ बना, बहुत सारे लोगों के जो ज़मीनें ली गई तो उन्हें सही ढंग से कंपनसेशन नहीं दिया गया, ऐसी न्यूज़ आई। ठीक है, अब ग्राउंड रियलिटी वो वहीं के लोगों को पता है कि ये न्यूज़ कितनी सही है और कितनी गलत है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है या फिर सच है तो ऑब्वियसली ये भी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स रहा होगा। इसके अलावा देखो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। अगर मैं बात करूँ 1992 की, इफ़ यू नो, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था 92 में। ठीक है, और 93 में थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस। ठीक है, अब अपने को क्या लगेगा यार, 92 में बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, बीजेपी काफ़ी पीक पे होगी, जय श्री राम का नारा लगा था। बट क्या हुआ, 93 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में आए और इन्होंने एक नारा भी लगाया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। क्यों? क्योंकि 92 के उस इंसिडेंट के बाद भी 93 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। तो ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है कि फॉर एग्जांपल इस बार भी राम मंदिर बना और फिर इस बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी इस बार जो कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के फैज़ाबाद से जीते हैं, अवधेश प्रसाद, तो इनके कार्यकर्ताओं ने भी इस बार फिर वो एक नया नारा लगाया है कि ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता भी ये बोल रहे थे कि अब अयोध्या तो हो गया है, अब मथुरा और काशी, तो उन्होंने फिर एक नारा दे दिया। तो यार नैरेटिव्स ने काम किया है इधर कि एक वो दलितों वाला हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने वाला हो गया और राम पथ वाली चीज़ें हो गई, तो यही सब चीज़ें रही। सर मुझे पर्सनली योगी जी से काफ़ी उम्मीदें हैं, पर इस इलेक्शन के बाद काफ़ी अफवाहें भी उड़ रही है कि
शायद आगे मतलब उनकी बीजेपी से इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से टक्कर हो गई या मतभेद हो गया, तो वो क्या सीन है सर उसका, आपको कुछ आइडिया हो? योगी जी का फ्यूचर क्या है? तो यार देख, जहाँ तक योगी जी की बात है, उत्तर प्रदेश में काम तो बहुत हुआ है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा सही किया है योगी जी ने। और देख, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें, 400 से ज़्यादा विधानसभा सीटें, तो यार ऐसे राज्य को मेंटेन करना, मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। और उसके लिए ठीक है, योगी जी के अपने एक तरीके हैं कि बुलडोज़र बाबा का नाम है उनका, ये वो फलाने, बट वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि माफिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये आसपास के राज्य ऐसे हैं जहाँ पे माफिया राज, गुंडा राज ये काफ़ी ज़्यादा चलता था, ठीक है, और पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश में। और उस बंदे ने यार आके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है, जैसे कि माफिया, अब वो अतीक अहमद हो गया, या फिर मुख्तार अंसारी हो गया, या विकास दुबे हो गया, इन लोगों की जो भी हालत हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं मैसेज दिया है कि यूपी में अब वो गुंडा राज नहीं चलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी काम हुआ है। अब देख, किसी भी राज्य को ना डेवलप करने के लिए ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। अगर ये दो चीज़ें हैं तो उस राज्य में इन्वेस्टमेंट्स भी आसानी से आएगी। क्यों? क्योंकि वही पहले डरते थे लोग इन्वेस्टमेंट की, यार हम आएंगे, कुछ किया, ज़मीन ली और गुंडों ने कब्जा कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। और ये गुंडे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने आप में काम करते, ये पॉलिटिशियंस के साथ मिले होते हैं। तो वही है यार, अब वो मुख्तार अंसारी को ले लो, एमएलए था, तो ये सब चीज़ें। इसके बावजूद मैं वही बोलूँगा कि इंडिया में सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं मिलता है। और उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जातिवाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें तो 19% मुस्लिम पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, और ये 19% का 19% सीधे जाता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते पे, ये जो वोट बैंक है, ठीक है। इसके बावजूद भी बीजेपी का 41% लाना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मिलाकर 43% लाना, आई थिंक इट इज़ नॉट सो ईजी। और जहाँ तक इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है तो वो देख हर पार्टी के अंदर होती है, बट योगी जी जो अपना काम कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल, हाँ, इससे उनको थोड़ा सा सेटबैक ज़रूर मिलेगा कि क्योंकि बातें कही जा रही थी, देखो, कि अगर 2024 में फिनोमिनल रिजल्ट मिलता उत्तर प्रदेश से तो कहीं ना कहीं योगी जी को क्रेडिट दिया जाता, बट अब इतनी सीटें नहीं मिल पाई है तो कहीं ना कहीं सेटबैक भी मिलेगा ही। और अब ये डिपेंड करेगा अगले 5 साल के डायनेमिक्स पे कि कैसा होता है, अगले 5 साल कैसे होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस भी आएंगे, ठीक है, उसमें बीजेपी कैसा परफॉर्म करती है और उत्तर प्रदेश कैसा डेवलप करते हैं योगी जी, क्योंकि देख योगी जी की पॉपुलैरिटी भी है, भले ये कोई नहीं कह सकता कि मोदी जी के बराबर है, अभी मोदी जी के बराबर किसी की भी बीजेपी में अगर किसी भी लीडर की देखूँ तो पॉपुलैरिटी नहीं है, बट योगी जी की भी एक अपनी पॉपुलैरिटी है। और अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश को एक इकोनॉमिक पावर बनाया इंडिया का, अगर एक आर्थिक शक्ति बना दिया, तो कहीं ना कहीं उनको रिप्लेस करने के लिए तो बीजेपी के पास कोई नहीं होगा, एज फार एज आई बिलीव। सर एक और स्टेट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में इस बार बीजेपी ने काफ़ी एग्रेसिवली खेला पर फिर भी कुछ रिजल्ट आया नहीं। उनका कैंडिडेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा वहाँ भी, पर वो भी नहीं है। तो तमिलनाडु की थोड़ी पॉलिटिक्स एक्सप्लेन कीजिए। यार इवन मैंने भी एक्सपेक्ट किया था कि तमिलनाडु में बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा बीजेपी को इस बार, क्योंकि अन्नामलाई की जहाँ तक बात करें, अन्नामलाई ने काफ़ी ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है और काफ़ी अग्रेसिवली, एज यू आर सेइंग, काफ़ी अग्रेसिवली काम किया है। बट फिर वही है कि वहाँ जो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर देख, अब जैसे इधर यूपी और बिहार में आए, यहाँ पे कास्टिज़म पे वोट पड़ते हैं, वहाँ पे एक लैंग्वेज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, ठीक है।
और जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, एक डीएमके जो है वहाँ द्रविडियन पार्टी है और बहुत टाइम से रूल, तो और ऐसा नहीं, तमिलनाडु में डेवलपमेंट भी हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। वो बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ पर डीएमके सरकार गलत है और चेंज होने की ज़रूरत है। तमिलनाडु को एक चेंज की ज़रूरत है। जैसे उदयनिधि स्टालिन का वो जो स्टेटमेंट आया था कि सनातन को इरेडिकेट करने वाला, तो ऑल ओवर इंडिया तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। बट तमिलनाडु में अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन होती तो वो दिख जाती लोकसभा इलेक्शंस में, बट वो नहीं दिखी। तो वहाँ की पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और देखो, जहाँ तक बीजेपी की बात करें कि 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज तमिलनाडु में 3.5% के आसपास था, ठीक है। फिर भी इस बार लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ के डबल डिजिट में गया है, अराउंड 11% के आसपास, ठीक है। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि बीजेपी के लिए कोई, ठीक है, बीजेपी को पहले भी नहीं सीट मिलती थी, अभी भी नहीं सीट मिली है, बट वोटिंग परसेंटेज उनका बड़ा है, जो उनके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है कि भैया हमें वोट ज़्यादा पड़े, और बहुत ज़्यादा। अब देख 3.62% से लाइक अराउंड 11% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा अब गया है। तो आई होप कि इन फ्यूचर, जैसे कि अन्नामलाई के स्टेटमेंट्स आए आफ्टर द इलेक्शन कि उन्होंने हार नहीं मानी है, काम करते रहेंगे, आगे देखा जाएगा। अभी जब विधानसभा इलेक्शंस आएंगे तो आई होप कि पहले से तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी बीजेपी। तो मतलब अभी भी जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है वो एलिमिनेट नहीं कर पाई है ना बीजेपी? हाँ, फिलहाल तो मैं कहूँगा कि नहीं कर पाई है, क्योंकि खैर इनफैक्ट चलो केरला में तो भी एक सीट आई है इस बार, वरना केरला में भी बीजेपी का वही हाल है कि कोई सीट नहीं मिलती है। बट हाँ, अभी मैं कहूँगा कि पूरी तरीके से वो नॉर्थ साउथ डिवाइड ख़त्म नहीं हुआ है। पूरी तरीके से क्या, बहुत कम हद तक हुआ है और ख़त्म होने की ज़रूरत है टू बी ऑनेस्ट। कर्नाटका में तो चलो बीजेपी है स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि कर्नाटका में बीजेपी कोई वीक पार्टी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट जहाँ तक केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश में फिर भी अलायंस में बीजेपी को सीटें मिल गई। सो बट वो जो नीचे के राज्य हैं, जहाँ तक इनकी बात हो कि केरला और तमिलनाडु, तो कहीं ना कहीं अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। तो सर इस बार जैसे कि हमें पता है कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है वापस 10 सालों के बाद, तो कोएलिशन गवर्नमेंट पे आपकी क्या राय है? मतलब क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है इसके? यार देख, कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ अपने एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। बट ऐसा है कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है ना, कि जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का अलायंस है, ठीक है। अब नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, अगर वहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार से कोई गलतियाँ होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको डिफेंड करेगी, क्योंकि उनका अलायंस है। अब नीतीश कुमार वैसे ही सबके अकॉर्डिंग पलटू राम है, ठीक है, वो पार्टी बदल लेते हैं उनके फ़ायदे के लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफेंड करना पड़ेगा उनको अगर उनसे कुछ गलतियाँ होती है। ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ कैसे कि जैसे पहले भी नीतीश कुमार ये आरोप लगा चुके हैं बीजेपी पे ऑलरेडी कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को ब्रेक करने की कोशिश की है। अब ये कैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग की, भैया इनके कुछ एमएलएस या एमपीज को अपनी तरफ खींच लो, ठीक है। और इसी चक्कर में पता है ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ है, इसी के चक्कर में अगर तूने न्यूज़ सुनी हो कि जो अलायंस पार्टीज़ है वो स्पीकर पोस्ट की डिमांड कर रही है, तो वो स्पीकर पोस्ट की डिमांड करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एंटी डिफेक्शन लॉ। इफ़ यू नो, एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी पार्टी बदल लेता है इलेक्शन में जीतने के बाद, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको डिस्क्वालीफाई करना होता है। और ये जो पूरा मैटर होता है, इसकी पावर होती है स्पीकर के पास कि सारा मैटर को जज करना है, या फिर जो अपना डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जजमेंट देना है, या फिर जो भी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग जो पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्पीकर्स के पास है। तो उस चक्कर में इनको स्पीकर की पोस्ट चाहिए ताकि आगे चल के ऐसा हो कुछ, क्योंकि देख कोलिशन गवर्नमेंट्स की जो हिस्ट्री रही है वो इतनी भी अच्छी नहीं रही है। गवर्नमेंट्स टॉपल कर जाती हैं, मतभेद होते हैं। अब
बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती है कि क्योंकि देख आइडियोलॉजी का चक्कर है। अब बीजेपी की आइडियोलॉजी कुछ है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की आइडियोलॉजी कुछ है, चंद्रबाबू नायडू की आइडियोलॉजी कुछ है। अब कोई सी पॉलिसी आती है जिसमें अगर इनकी आइडियोलॉजीज कन्फ्लिक्ट कर रही हो और अगर कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हो तो फिर तो वहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये है। और जहाँ तक फ़ायदे की बात है कि पावर शेयरिंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक ऐसा डर होता है कि यार हम कुछ भी लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी पास्ड। ठीक है, कि कुछ भी लॉ लाकर पास कर दिया तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डर रहता है उन्हें, तो वो एक एडवांटेज है। सर जैसे इस बार एनडीए तो चलो वीक हुई है, पर फिर भी सरकार उन्होंने बनाई है, तो सामने ओपोजिशन भी स्ट्रांग हुआ है, तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान होंगे? क्या जेन्युइनली पहले तो स्ट्रांग हुआ है? यार ओपोजिशन देख, जेन्युइनली स्ट्रांग होने की बात अगर करें तो पहले से तो स्ट्रांग हुआ है क्योंकि उनकी सीटें बढ़ी है ऑब्वियसली। ठीक है, एक टाइम, अब पिछली बार 2019 में देखे एनडीए की सीट्स 350 थी, तो 350 सीट में फिर अपोजिशन कोई स्ट्रांग अपोजिशन नहीं कहलाता। बट इस बार कहीं ना कहीं है कि 300 के नीचे एनडीए की सीट्स है और इनकी सीट 230 के ऊपर है, तो पहले से स्ट्रांग हुआ है। बट अगेन अगर देखें अपोजिशन के अलायंस में पार्टीज़ कौन सी हैं, तो रीजनल पार्टीज़ हैं। अगर एक नेशनल पार्टी की बात करें तो एक कांग्रेस दिखती है थोड़ी सी स्ट्रांग। अगेन उन्होंने 100 सीटें भी नहीं जीती, 99 जीती है। तो बाकी रीजनल पार्टीज़, अब जैसे समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा क्या मतलब ऑलमोस्ट। फिर जैसे ये तृणमूल कांग्रेस हो गई, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा आम आदमी पार्टी देखा जाए तो दिल्ली और पंजाब, और जिसमें भी पंजाब में तो वो लोग साथ में लड़े भी नहीं, और दिल्ली में साथ में लड़े तो एक भी सीट नहीं आई। तो सीट्स बढ़ी है बट कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज वही मिला। अब यार मैं फिर कहूँगा कि लोग माने ना माने, बट देश में जैसे 18-19% मुस्लिम वोट बैंक है और वो सीधा सीधा जाता है कांग्रेस और बाकी रीजनल पार्टीज़ के खाते पे। बीजेपी को बहुत कम मुस्लिम्स वोट करते हैं और ये है फैक्ट है। ठीक है, लोग माने या ना माने। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के पास ऑलरेडी सीधे सीधे तुम्हें 18-19% वोट तो सीधे मिल जाता है, तुम्हें उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। अब इसके अलावा फिर तुम, अगर मैं वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो 2019 में जैसे बीजेपी का क्या 37% के आसपास वोट शेयर था और कांग्रेस का था 19.5% के आसपास। ठीक है, अब यही वोट शेयर अगर 2024 में देखूं तो बीजेपी का क्या हुआ 36.5 के आसपास, 1% का लॉस। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस ने कितना गेन किया? कांग्रेस का रहा इस बार 22% के आसपास, 21-22% के आसपास। अब मेरे को एक बात बता, जब तुम्हारे पास 17-18% वोट बैंक सीधे सीधे है तो तुमने कितना गेन किया? मुश्किल से 4। और इतनी मेहनत के बाद, मतलब हाँ, इतनी पूरी जी जान लगा दी तुमने, इतने नैरेटिव चलाए तुमने, और यहाँ तक कि 1-1 लाख बांटने का वादा कर दिया, रिजर्वेशन बढ़ाने का वादा कर दिया, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें ना, इकोनॉमी का ध्यान रखा। देख कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस के मैनिफेस्टो से, क्योंकि उसमें कुछ बातें ऐसे थे जो बिल्कुल ही मतलब इलॉजिकल लगे टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देख मैं तो कोई इंसिडेंट बताता हूँ। हुआ क्या था कि आई नो अ कांग्रेस लीडर, लोकल लीडर जो मेरी पहचान में है, एंड ही इज़ द लीडर ऑफ अ एरिया जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जनरल कैटेगरी की है। ठीक है, अब उनसे मैं बात कर रहा था कि यार कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में ये कर दिया, रिजर्वेशन को बढ़ा देंगे, 50% कैप हटा देंगे, ये वो। तो बोले यार, अब ये कांग्रेस लीडर की बात बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस लीडर, उन्होंने मुझसे कहा कि यार मैं खुद परेशान हूँ, मैं अगर ये इनका मैनिफेस्टो, क्योंकि ये पैम्पलेट्स वगैरह बांटते हैं तो उस पर वादे तो इनके लिखे रहते हैं, तो वो बोले कि अगर मैं ये जाके अपने कार्यकर्ताओं को दूंगा ना बांटने के लिए, तो बोले वो खुद ही वोट नहीं देंगे। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जनरल कैटेगरी, बोले वो खुद वोट नहीं देने को देंगे, तो बाकी तो खैर बात की बात है। तो ये था कि जनरल कैटेगरी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस रिजर्वेशन से वैसे ही। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जाके रिजर्वेशन ख़त्म कर दो, बट
उसको बढ़ाना तो कहीं से कहीं तक भी सही चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इतना फिर भी चलो, इतना सब कुछ करने के बाद भी, वो नैरेटिव चलाने के बाद कि भैया बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, फिर तानाशाही आ जाएगी, डिक्टेटरशिप, फलाना ढिमका, जितने भी नैरेटिव चलाए, उसके बाद भी तुम 21-22% वोट शेयर ला के और इतने खुश हो रहे हो, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ साइन ऑफ अ गुड ऑपोजिशन। सर इस बार एक नई पर्सनालिटी मैंने नोटिस की है इलेक्शन में, वो है चंद्रबाबू नायडू। मैं पापा से भी एक दिन बात कर रहा था, तो उन्होंने भी मतलब वो बोल रहे थे कि उनके टाइम पे तो काफ़ी पॉपुलर लीडर थे वो, काफ़ी मतलब दूर की सोच रखते थे वो। तो उनके बारे में इस बार मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि वो इस बार सेंटर में भी है, तो वो क्या रोल निभाएंगे अपना, क्या मोदी प्लस चंद्रबाबू नायडू। मैं ये भी सुन रहा था कि ये सुपर हिट जोड़ी होगी, क्योंकि अकेले मोदी से भी ये जोड़ी हिट ज़्यादा होगी। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? पहली बात तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि चंद्रबाबू नायडू नई पर्सनालिटी नहीं है। यू नो, ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन और काफ़ी लंबे टाइम से। नहीं, मेरे लिए हाँ, मैं जैसे हाँ, पॉलिटिक्स में काफ़ी नया हूँ, पॉलिटिक्स की दुनिया, तो मैंने तो पहली बार मतलब इनको नोटिस किया। हाँ, फर्स्ट टाइम वोटर्स की जहाँ तक बात करें तो हाँ, चंद्रबाबू नायडू उनको एक नया चेहरा लगेंगे। बट अगर उनके बारे में बताऊँ तो जब आंध्र प्रदेश बाइफरकेट नहीं हुआ था, लाइक तेलंगाना से बाइफरकेशन हुआ 2014 में, उससे पहले वो आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं 95 to 2004 के समथिंग, ओके। और इवन आफ्टर बाइफरकेशन 2014 से 19, तो एक लंबे टाइम तक चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर रहे हैं एक बड़े स्टेट के। अब उनकी जो पर्सनालिटी है वो, पहली बात तो क्यों फेमस है, एक उसका बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने ना आईटी बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफ़ी फोकस किया है। लाइक चलो अब हैदराबाद की जहाँ तक बात करें, अब अभी तो खैर तेलंगाना में आता है हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना का कैपिटल है, बट तेलंगाना का कैपिटल तो क्या है, 2014 के बाद से बना। 2014 के बाद तो वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा ही था। तो चंद्रबाबू नायडू का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हैदराबाद को एक आईटी हब बनाने में, ठीक है। एज वी ऑल नो कि हैदराबाद की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं अभी आईटी सेक्टर में, ठीक है। सो एक इकोनॉमिक रिफॉर्मर और एक आईटी बेस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पर्सनालिटी है वो है चंद्रबाबू नायडू की। और इन्होंने एक तो हाँ, बीजेपी को इन्होंने पहली बार सपोर्ट नहीं किया है। इनफैक्ट व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, सो तब भी चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि वो जो 95 to 2004 का टाइम था, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सेंटर में सरकार थी, एंड देन उसमें भी चंद्रबाबू नायडू ने सपोर्ट किया था। खैर उस टाइम पे चंद्रबाबू नायडू ने कोई भी कैबिनेट वगैरह की मांग नहीं की थी, और इस बारे में न्यूज़ है, अंदर की बात तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता। उस टाइम पर इनफैक्ट उस टाइम पर सामने से अटल बिहारी वाजपेयी ने कैबिनेट बर्ड्स ऑफर की थी, बट चंद्रबाबू नायडू ने एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके बारे में ये है कि लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा लेकर आए वो। उसके अलावा इन सब चीज़ों की वजह से वेस्टर्न मीडिया में भी उनकी एक इमेज है, वेस्टर्न मीडिया ने उन्हें प्रेज़ किया हुआ है, ठीक है। और थे कुछ रीजंस हुए कि भैया उन्होंने 2004 के बाद और 2014 से 19 में वो चीफ मिनिस्टर रहे, लेकिन फिर 2019 में हार गए। YSRCP आंध्र प्रदेश में पावर में आई, लेकिन 2024 में फिर से उन्होंने कमबैक किया। अब उनके कमबैक के पीछे भी कुछ कारण है, क्योंकि उनका विजन है। जैसे अगर मैं बताऊं कि आंध्र प्रदेश में लोग परेशान तो थे इस बार, ठीक है, जैसे उनके पास एक फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, ठीक है। जो YS जगनमोहन रेड्डी जो अभी पिछले सीएम थे आंध्र प्रदेश के, इन्होंने क्या हुआ था कि जब चंद्रबाबू नायडू 2014 में चीफ मिनिस्टर बने थे आफ्टर द बाइफरकेशन फ्रॉम तेलंगाना, तो तब इन्होंने अमरावती को कैपिटल बनाकर एक प्रोजेक्ट था प्रॉपर कि अमरावती को एक बहुत ज़्यादा बढ़िया सिटी बनाएंगे, एक नया हब बनाएंगे आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल। तो वो एक मेजर प्रोजेक्ट था और उसके लिए काफ़ी किसानों ने अपनी ज़मीन भी दी थी, ठीक है। लगभग शायद एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं आ रहा, बट शायद 3,000 एकड़ के समथिंग। और
तो इतनी ज़मीन दी थी किसानों ने अमरावती कैपिटल के लिए। बट फिर जैसे ही जगन मोहन की सरकार आई, उन्होंने उस प्लान को ड्रॉप कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो खैर डिफरेंट मैटर है। बट कहीं ना कहीं उसके लिए भी फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में। देन एंटी इनकम्बेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी जगन मोहन रेड्डी के लिए। और एक नया नाम जो इफ यू नो पवन कल्याण, सो ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट लीडर। एंड उन्होंने और टीडीपी ने और बीजेपी के अलायंस ने जो इस बार आंध्र प्रदेश में कमाल किया है, वो फिर लोकसभा हो विधानसभा हो, काफ़ी हद तक। और उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली चंद्रबाबू नायडू का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिम। सर अभी थोड़ा आपकी जो स्पेशलिटी है उस पर बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पे। जियो पॉलिटिकली इस इलेक्शन का क्या महत्व रहेगा, कि क्या अब लोग भारत को वीक समझेंगे क्योंकि कोalition गवर्नमेंट आ गई है, क्या मोदी को वीक समझेंगे, तो क्या रहेगा सर जियो पॉलिटिकल स्टैंड भी क्या हमारा चेंज हो जाएगा इस बार? देखिए यार, जैसा कि मैंने पहले बोला कि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो इंटरनली इंडिया में भले ही थोड़ा सा सेटबैक मिला है, बट आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड स्टेज पे पॉपुलैरिटी थोड़ी बहुत भी कम होगी। क्योंकि देख, ये मैं भी मानता हूँ कि जो इंडियन इलेक्शंस होते हैं उस पर वेस्टर्न मीडिया हो या फिर वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हो, वो सारे लोग नज़र रखते हैं, प्रॉपर एनालाइज करते हैं वो, ठीक है, कि क्या चल रहा है इंडिया में। क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द जियो पॉलिटिक्स, तो यूएसए को बहुत फ़र्क पड़ता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो मेन एक एनिमी है वो चाइना है और वो हमारा नेबरिंग कंट्री है। सो एक उस वजह से भी, और बाकी भी इंडिया क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये पूरे सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ को पता है कि इंडिया को अगर सही गवर्नमेंट मिलती है, इंडिया अगर सही तरीके से ग्रो करता है, तो वो उन सबसे आगे हम निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो एनालाइज भी करते हैं, और इनफैक्ट एनालाइज तो क्या, वो इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करते हैं। अब उसमें मीडिया फंडिंग हो गया कि, और इनफैक्ट नॉट ओनली द वेस्टर्न कंट्रीज़ बट इनफैक्ट चाइना भी, ठीक है। अगर बीच में तुमने न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ मीडिया एजेंसीज या मीडिया कंपनीज जिनको चाइना से फंडिंग आ रही थी, ठीक है। यस। तो चाइनीज़ भी अपना नैरेटिव चलवाते हैं, ठीक है। उन्हें भी पता है, और चाइना को भी और वेस्टर्न में सबको पता है कि इंडिया में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट हुई तो किसको फ़ायदा होगा, किस कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो किस कंट्री के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें एनालाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं अभी यूएसए की बात करें, तो वेस्टर्न मीडिया की बात करें या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, सो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मोदी ही पीएम बने रहें, ठीक है। क्योंकि मोदी की जो पॉपुलैरिटी है कि उस हिसाब से कि भैया कंट्री ग्रो कर रही है उनके अंडर बहुत ज़्यादा, और चाइना से एक कंपटीशन बना हुआ है, ठीक है। सो एक वो माहौल बाहर क्रिएट हो रखा है। और यार अगेन फॉर द वर्ल्ड ही इज़ बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सेम है, गवर्नमेंट एनडीए की है, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, तो जियो पॉलिटिक्स में जिसकी ऑब्वियस इम्पॉर्टेंट रोल है जिसका, तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ एक ये करी कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी करके इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक चीज़ डाली थी। और जैसे अभी मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक इश्यूज़ हो गए थे, ठीक है, बट अभी जैसे ओट टेकिंग सेरेमनी में इन्होंने मालदीव्स को भी इनवाइट किया, बांग्लादेश को इनवाइट किया, श्रीलंका को इनवाइट किया, और जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान एंड चाइना ऑब्वियसली। सो ये उन्हें इनवाइट करना और फिर अपने मैनिफेस्टो में नेबर फर्स्ट पॉलिसी डालना, सो इट वाज अ गुड मूव अगर जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो जो रिलेशंस पिछले 10 साल में मोदी जी ने बनाए, इनफैक्ट स्पेशली विद द मिडल ईस्ट, ठीक है, क्योंकि जैसा जो इमेज है बीजेपी की, ठीक है, एंड कि भैया मुस्लिम्स की पार्टी नहीं है, हिंदूज़ की पार्टी है एंड दैट ऑल, खैर वो तो एक पब्लिक इमेज है, वो ऐसा पर्टिकुलरली होता नहीं है कि कोई पार्टी किसी एक रिलीजन की हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी लोगों को ऐसा लगता था कि यार मिडल ईस्ट के साथ रिलेशन सही नहीं रहेंगे। बट जो रिलेशंस मिडल ईस्ट के साथ बनाए हैं पिछले 10 साल में,
तो वो एक एक्सेप्शनल काम है। एंड वेस्टर्न हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, रशिया से हमारी दोस्ती है ही, तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकली मुझे नहीं लगता कि वीक होंगे हम। वही हमारी स्ट्रेंथ है तो है। सर अभी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आते हैं, क्या ध्रुव राठी को क्रेडिट मिलना चाहिए एनडीए की सीट कम आई उसमें? यार ध्रुव राठी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। लाइक यार उस बंदे की मैं सिर्फ एक मामले में रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि उसने जो अपना एक ऑडियंस बना ली है, एक बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स गेन करके, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करके जो बना ली है एक ऑडियंस जो उसकी सुनती है, ठीक है, जो एक तरह से ऑनेस्टली मुझे पता है कि शायद मुझे इस पर क्रिटिसिज्म मिले, बट यू नो जैसे लोग कहते हैं कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स होते हैं उन्हें अंधभक्त कहते हैं, तो यार ध्रुव राठी के भी जो फैंस हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड है। क्योंकि देख वो बंदा करता क्या है, अब मेरी दिक्कत ये यहाँ पे कि वो बंदा करता क्या है कि फैक्ट्स को इस तरह से रखता है कि लोगों को वन साइडेड स्टोरी ही दिखती है और वो उसे कंप्लीट मान लेते हैं ऑनेस्टली, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, और वो उस बंदे की क्वालिटी है, उसमें मैं उसकी तारीफ करूँगा कि उसको मैनिपुलेशन आता है और लोग मैनिपुलेट हो भी जाते हैं, ठीक है। उसने जो पूरा नैरेटिव चलाया, फॉर एग्जांपल ये जो डिक्टेटरशिप वाला नैरेटिव चला है, उसका क्रेडिट सिर्फ ध्रुव राठी को जाता है पूरी तरीके से, क्योंकि ये कांग्रेस वगैरह ने तो स्टार्ट किया नहीं था, ठीक है। और ध्रुव राठी को ही मैं कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप वाला जो पूरा नैरेटिव है इसका क्रेडिट तो मैं ध्रुव राठी को ही दूंगा। बट वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि यार देखो 140 करोड़ पब्लिक की पब्लिक का देश है ये भारत, और यहाँ पर डिक्टेटरशिप लाना कोई ऐसे हलवा थोड़ी है यार। मतलब हमारी आर्मी, हमारे लोग, पब्लिक मतलब बेवकूफ़ नहीं है ना कि कोई भी ऐसे गवर्नमेंट आएगी और डिक्टेटरशिप ला देगी और हम चुपचाप बैठे रहेंगे कि हाँ चलो पहले डेमोक्रेसी अब डिक्टेटरशिप। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो और एक स्ट्रॉन्ग यार, एक डेवलपिंग नेशन है, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन है हम, तो ये कोई पॉसिबल चीज़ें नहीं है, ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है। तो लेकिन वो उसका नैरेटिव चलाया गया और किया भी होगा काम। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अब लोग बोलते हैं कि ध्रुव राठी, बहुत सारे जो उनके फैंस होते हैं कि यार एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और न्यूट्रल है काफ़ी ज़्यादा। मैं एक चीज़ जमेत बता रहा हूँ, कोई भी कंटेंट क्रिएटर प्योरली न्यूट्रल नहीं हो सकता, ठीक है, और नहीं होते भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है कि यार अगर पब्लिक की एक आइडियोलॉजी है, अगर फॉर एग्जांपल जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है उसकी एक अपनी क्यों सपोर्ट कर रहा है वो, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी मैच कर रही है कि भैया बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ये है कि ठीक है अगर हिंदुत्व की बात करती है तो ठीक है, अगर जो कट्टर हिंदू होंगे या फिर जो जिन्हें पसंद होगा कि नहीं हाँ हम भी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी भी बीजेपी थोड़ा सा राइट विंग की तरफ शिफ्टेड है, तो राइट विंग की जो पब्लिक है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। तो अब कांग्रेस की एक अपनी है कि भैया सोशलिस्ट है ये वो, फिर तो आइडियोलॉजी फैक्टर आता है। और सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो भी हो सबकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक है, कैमरा के सामने वो न्यूट्रल रहने की कितनी भी कोशिश करें, ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो किसी न किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ध्रुव राठी ऑब्वियसली क्लियरली दिखता है, अगर कोई पॉलिटिक्स को समझे देखे तो क्लियरली दिखता है कि ही इज़ नॉट एट ऑल न्यूट्रल। और यार नैरेटिव चलाना, नैरेटिव बनाना एज अ कंटेंट क्रिएटर आई नो, क्योंकि मैं अगर तेरे को इलेक्शंस की बात बताऊँ ना, सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक एक्सपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। लेट मी टेल यू ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी आया हुआ है ऐसा, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि होता क्या है कि मीडिया एजेंसीज, बहुत सारी मीडिया कंपनीज़ होती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ मीडिया कंपनीज़ के थ्रू कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच करते हैं, उनसे नैरेटिव चलाते हैं, ठीक है, कि ये नैरेटिव चलाओ, और पे करते हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट इवन छोटे कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर बड़े कंटेंट क्रिएटर्स तक बहुत पैसा दिया जाता है, एंड बहुत का मतलब बहुत,
क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि भैया कितना खर्चा होता होगा इलेक्शंस में, बहुत अंधा खर्चा होता है, अंधा पैसा दिया जाता है, बांटा जाता है कि बस नैरेटिव चलाओ, एक एक छोटे छोटे से नैरेटिव को चलाने के लिए हज़ारों रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और ये मुझे पता है क्योंकि मेरे पास भी अप्रोचेस आए हुए हैं, ठीक है। ऑनेस्टली यार स्पीकिंग, क्योंकि वो लोग जो मीडिया कंपनीज होती है वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स, अब मैं जैसे पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स पे कंटेंट बनाता हूँ तो मेरी ऑडियंस वैसी बनी हुई है जिसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, जो पॉलिटिकल कंटेंट देखते हैं और जिन्हें फ़र्क पड़ता है, तो ऑब्वियसली अप्रोच किया जाता है कि भैया तुम ये नैरेटिव चला दो। और इनफैक्ट नैरेटिव ही नहीं बल्कि वो चाहते कि हमारी ये स्कीम है इसको प्रमोट कर दो एंड टेक दिस अमाउंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर्स में मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है। हाँ, एक ये है कि कौन कितना कम बायस्ड है, कौन कितना ज़्यादा बायस्ड है, वो एक चीज़ तुम देख सकते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी की जहाँ तक बात करूँ यार, अब वही है कि उनके फैंस ऑब्वियसली मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे ये बोलने के लिए, बट फॉर एग्जांपल उन्होंने तो जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बना था, ठीक है, उसको भी अपोज किया था, ठीक है, कि क्यों बनाया है, कितने टूरिस्ट आएंगे, ये वो। बट जब रियलिटी सामने आई कि नहीं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आए, बहुत ज़्यादा बिजनेस भी बढ़ा उस एरिया में एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं वही बात है। तो यह है कि तुम अगर गवर्नमेंट की हर चीज़ का, अच्छी बुरी हर चीज़ का विरोध करते हो और फिर भी लोग कहें कि नहीं ये तो न्यूट्रल है, तो उसके पीछे दो ही कि या तो जो लोग कह रहे हैं, दो ही कारण है कि या तो जो लोग कह रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं, या तो फिर वो बंदा इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि वो हर चीज़ में बुराई करके भी न्यूट्रल साबित हो रहा है। तो उस चीज़ में मैं तारीफ़ करूँगा, ही इज़ वेरी मैनिपुलेटिव, बट यार वो न्यूट्रल है ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। एंड नैरेटिव चलाया है, बिल्कुल नैरेटिव चलाया है उनने। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो सीटें बढ़ी है कांग्रेस की या बाकी पार्टीज़ की, अपोजिशन की, तो उसके पीछे कोई ध्रुव राठी को क्रेडिट जाना चाहिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो नैरेटिव तो मीडिया भी बहुत चलाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीपल एंड अकॉर्डिंग टू द लीडर्स ऑफ अपोजिशन, की भैया गोदी मीडिया है एक तरह से, ठीक है, कि मीडिया में भी मोदी के सपोर्टर्स हैं, तो उस हिसाब से तो फिर लोग तो अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो ओल्ड एज है, जैसे ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे पापा हो गए या फिर दादाजी हो गए, ये लोग तो इतना नहीं देखते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हुआ ना, ये उलटफेर हुआ, रिजल्ट अपोजिट आए एज एक्सपेक्टेड। अब मीडिया ने भले ही, ठीक है, वो मोदी सपोर्टिव हो या फिर कोई, और मीडिया में भी देखो, मीडिया में भी न्यूट्रल नहीं होते, ये मैं भी बोल रहा हूँ ना, कंटेंट क्रिएशन हो गया या फिर नेशनल मीडिया हो गया, उसमें भी दोनों साइड बटे हुए हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस के सपोर्टर्स भी हैं और बीजेपी के सपोर्टर्स भी हैं। तो अब नैरेटिव तो वो लोग भी चलाते हैं, तो उनको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता ना कि ये जो उलटफेर हुआ है। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड सेंटीमेंट है, वो काफ़ी डिफरेंट होता है। और हम लोग कितना भी नैरेटिव चला लें या मीडिया कितना भी नैरेटिव चला ले, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है।